नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम सभी यहाँ पर झारखंड पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य के सिलेबस को पढ़ेंगे। पहला ही जो पॉइंट हिंदी साहित्य को लेकर के है वो हिंदी भाषा के विषय में अपभ्रंश भाषा, अभट्ट भाषा और प्राचीन हिंदी को लेकर के है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपभ्रंश भाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वह है भ्रष्ट अथवा गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, जिसे अपभ्रंश को अपभ्रष्ट कहा जाता है। एक तरह से कि बिगड़ी हुई जो बोलियां, उच्चारण ये सब होते हैं वो अपभ्रंश भाषा में आते हैं। प्राकृत भाषा के व्याकरणबद्ध हो जाने के बाद जिस जन भाषा का विकास हुआ वह अपभ्रंश भाषा थी। एक तरह से ये जो अपभ्रंश भाषाएं होती हैं वो जन भाषा हो जाती हैं। जैसे संस्कृत भाषा एक शिष्ट भाषा थी, सभ्यजनों के बोलने वाली, विद्वानों के द्वारा बोलने वाली भाषा थी। उसके बाद लौकिक संस्कृत का विकास होता है जो सामान्य आदमी, सामान्य मनुष्य समूह बोल रहा था। तो संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का विकास होता है, उसके बाद पाली का विकास होता है, उसके विरोध में पाली के बाद प्राकृत का विकास होता है। तो जो कि ये सारी भाषाएं एक दौर में लोक की भाषा होती हैं, सामान्य जन की भाषा होती हैं, और धीरे धीरे इनका जब संस्कार होने लगता है, इनके व्याकरण अच्छे से लिखे जाते हैं व्यवस्थित ढंग से, तब ये शिष्ट समुदाय की भाषा बन जाती हैं। तो अपभ्रंश भाषा के बारे में हम जो देख रहे थे कि ये जन भाषा के रूप में थी। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ में प्रयोग भाषा विशेष के अर्थ के रूप में नहीं होकर संस्कृत शब्द अथवा तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप के अर्थ में हुआ। यानी लोग ये मानते थे कि जो अपभ्रंश भाषा बोल रहा है वह संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप का उच्चारण करता है। तो बिगड़े हुए अर्थ के रूप में इसका परिचय है। लगभग पहली शताब्दी के आसपास पतंजलि के महाभाष्य में व्याधि के द्वारा अपभ्रंश का प्रयोग इसी अर्थ में होता है जिस अर्थ में हमने ऊपर बात की है। भाषा के अर्थ में सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईस्वी में भामह के काव्य अलंकार, भामह या आपको ये भामह का काव्य अलंकार है, ये काव्यशास्त्र के प्रश्न के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आपको ध्यान में रखना होगा कि काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो यह भामह की रचना है। और चंड के प्राकृत लक्षणम ग्रंथ में हुआ। भाषा के रूप में इन्हीं दोनों किताबों में पहले अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीन उदाहरण भरत के नाट्यशास्त्र में है। तो ये जो नाट्यशास्त्र है वह भरत मुनि जी की पुस्तक है। सबसे प्राचीन उदाहरण अपभ्रंश भाषा का उसी में मिलता है, जिसमें आम्भीरादिगिरम अर्थात आम्भीर आदि की भाषा कहा गया है। आम्भीर का मतलब है कि अहीर जाति के विशेष में बोला जाने वाला ये भाषा है जो उस समय जो समुदाय बोलता था, इसलिए आम्भीर, अपभ्रष्ट, यानी पूरी तरह से जो शिक्षा विहीन, संस्कार विहीन जो समाज था, विद्वानों ने यही मान लिया कि अपभ्रंश भाषा वही बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं, यह एक जन सामान्य की भाषा थी। अच्छा, आगे यह भाषा उकार बहुला, ऊ से अंत होने वाली भी है। यानी अपभ्रंश में जो भी शब्दों का अंत होता है वह ऊ से होता है। जैसे भोजपुरी में आप लोग देखेंगे इकारांत होता है, ऐली गैली, या अवधि में देखिए आकारांत है कि जैसे बा, आवत बा, जात बा, इस टाइप के। तो ये जो है अपभ्रंश की जो बोली थी वो उकारांत थी, ऊ से अंत होता था इनका। ठीक, ये सामान्य परिचय हो गया। अब हम इसके भेद के बारे में देखेंगे कि अपभ्रंश के भेद क्या है, कौन कौन से हैं। अपभ्रंश साहित्य एक ही परिनिष्ठित भाषा में है, किंतु इस समय स्थानीय प्रभाव के कारण इसके कई भेद किए गए हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का मानना है कि
प्रत्येक मध्यकालीन भारतीय भाषा को अपभ्रंश की स्थिति पार करनी पड़ती है। अपभ्रंश का मतलब आप आज भी आप बहुत सारे शब्द देखते होंगे जो कि एक तरह से अपभ्रष्ट रूप में प्रचलित है। जैसे सामान्य तौर पर एक इलाहाबाद के पास नीम हरा देवी हैं जिसका उच्चारण अपभ्रष्ट रूप से करते करते उनका नाम निबहरा हो गया। अब समझिए कि निबहरा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अपभ्रष्ट होने के कारण, उच्चारण में क्लिष्टता होने के कारण, दोष होने के कारण वो इस तरह की बातें प्रचलित हो जाती हैं। तो हर भाषा को, प्रत्येक भाषा को अपभ्रंश की स्थिति पार करनी पड़ती है। ठीक, अर्थात जितनी प्राकृतें होंगी उतनी ही अपभ्रंशें होंगी, यानी जितनी जितनी भाषाएं होंगी उनका अपभ्रष्ट रूप भी प्रचलित होगा ही होगा समाज में। नमी साधु ने इसके कई भेद बताए हैं, जिनमें उपनागर, आम्भीर और ग्रामीक। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह ग्रामीणों की बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं वही अपभ्रंश होती हैं। डॉक्टर याकोबी ने अपभ्रंश के 4 प्रमुख भेद किए हैं। 4 प्रमुख भेद में कौन कौन से हैं? उत्तरी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, पूर्वी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जितने प्रदेश रहे होंगे उतनी अपभ्रंशें भी रही होंगी। तो अलग अलग मान्यताएं हमें अपभ्रंश के बारे में मिलती हैं। और देखिए, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार महाराष्ट्री अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, कैकेय अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। तो इतने अपभ्रंश के भेद आप देख सकते हैं। ठीक, निष्कर्षतः अगर हम देखें कि निष्कर्षतः अपभ्रंशों की संख्या 1 से अधिक रही होगी। यदि ऐसा न होता तो बाद के 250-300 वर्षों के भीतर इतनी अधिक भाषाएं न विकसित होती। इतनी अधिक हमारे यहाँ भारतीय समाज में इतनी भाषाएं विकसित होने का मूल जो कारण है वह यही है कि यहाँ पे अपभ्रंशों की, एक ही भाषा के कई प्रकार के अपभ्रंश प्रचलित मिल जाएंगे। इसलिए आप भोजपुरी भी समझ लेते हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा भी समझ लेते हैं, अवधी भी समझ लेते हैं। तो ये जो बोलियों के कई सारे प्रकार हैं, इसीलिए हम समझ पाते हैं कि एक ही भाषा के कई अपभ्रष्ट रूप समाज में प्रचलित होते हैं। अनुकूल परिस्थिति पाकर अन्य स्थानों पर इसका विस्तार होता है और यह साहित्यिक भाषा की तरह मान्य भी हो जाती है एक दौर के बाद। इतना तो निश्चित है कि इस पर प्राकृतों का अभाव पड़ा। शौरसेनी सबसे अधिक प्रभावित हुई। कालांतर में अपभ्रंश के डिंगल व पिंगल रूप मिलते हैं, जो आदिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास में विविध ग्रंथों में प्रतिष्ठित हुए। अब हम इसकी भाषा वैज्ञानिक विशेषता देख लेते हैं कि इनकी भाषा वैज्ञानिक विशेषता क्या है। भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं में अपभ्रंश के पहला है ध्वनि संबंधी। अपभ्रंश में निम्नलिखित ध्वनियाँ हैं, आप देखें कि स्वर में कौन कौन सी हैं। स्वर में है अ, आ, ई, उ, ए, ओ और अतिह्रस्व ए, अतिह्रस्व ओ। इतनी ही थी। और जो हम ए, ओ लिखे हैं और बड़ा ए और बड़ा ओ इसमें नहीं होता था। तो इसलिए अ, आ, ई, उ इनके छोटे बड़े रूप हैं। ए, ओ छोटा ही है दोनों, बड़ा ए, ओ नहीं है। ठीक, आगे व्यंजन में कौन कौन से हैं। व्यंजन में क वर्ग की ध्वनियाँ हैं। क वर्ग की ध्वनियों का मतलब है कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। व्यंजन में यही 5 वर्ग की ध्वनियाँ अपभ्रंश भाषा में प्रचलित थी। अपभ्रंश में जो अंतस्थ ध्वनियाँ थी वो कौन कौन सी थी। उसमें य वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं अंतस्थ वर्ग की हैं, य, र, ल, व। ठीक, ऊष्म वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। दंत्य स, जिसे सादा स हम कहते हैं, वो होता था। और महाप्राण ध्वनि अपभ्रंश में कौन सी थी। आ, जिसका खुले गले से उच्चारण होता है वो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। आगे है इसके अतिरिक्त जो अन्य इसकी विशेषताएं हैं वो ये हैं कि अपभ्रंश में लगभग प्राकृत की ही ध्वनियाँ थी। छोटा ए
और छोटा ओ, ये दोनों जो हैं स्वतंत्र चिन्ह नहीं थे। इनके स्थान पर, यानी जहाँ पे छोटा ए आएगा उनकी जगह पे अपभ्रंश में ई, बड़ी ई, और ओ जहाँ पे आएगा वहाँ पे उ का प्रयोग होता था। ये आपको ध्यान रखना है। मूर्धन्य श, मूर्धन्य श इसे कहते हैं, आप देख सकते हैं, और तालव्य श शक्कर वाला श होता है। इन दोनों का प्रयोग आप जहाँ देखेंगे उसके स्थान पे अपभ्रंश में केवल दंत स मिलता था। यानी आज हमारी भाषा में मूर्धन्य श और तालव्य श दोनों प्रचलित हैं, लेकिन इन सारे शब्दों के ध्वनियों के स्थान पर केवल दंत स ही प्रचलन में था। री, री के उच्चारण में सामान्य री का प्रयोग होता था। ये आप देखें तो ये जो ये री है, इसके स्थान पर सामान्य री का प्रयोग होता था अपभ्रंश में। अपभ्रंश में उकारांत होने के कारण ऊ ध्वनि की बहुलता मिलती है। हमने पहले भी बताया कि भोजपुरी इकारांत है और अवधी आकारांत है, ब्रजभाषा ओकारांत है। उसी तरह से अपभ्रंश जो है वो उकारांत है, इसमें ऊ ध्वनि की बहुलता होती है, जैसे एकु, पिपासु। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें ये उकारांत होते थे। अगली इसकी विशेषता है अपभ्रंश की कि शब्द का अंतिम स्वर कहीं ह्रस्व हो जाता है और कहीं कहीं लुप्त हो जाता है, दीर्घ तो होता ही नहीं है। जैसे अंतिम में बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह की मात्राएं अपभ्रंश में नहीं होती थी। उनमें हमेशा छोटी मात्राओं का प्रयोग होता था और कहीं कहीं तो छोटी मात्राएं गायब भी हो जाती थी उच्चारण में। जैसे हरिदकी, हरिदकी, इसमें बड़ी ई की मात्रा है लेकिन हरितई हो जाता है बोलते वक्त। मुख सुविधा के लिए, उच्चारण की सुविधा के लिए हरितई हो जाता है। क्रीडक, क्रीडक का विकास कैसे हुआ आगे? क्रीडऊ, क्रीड अपभ्रंश, तो क्रीडक संस्कृत का शब्द है, क्रीडऊ प्राकृत का, क्रीड अपभ्रंश का। अपभ्रंश के शब्दों के आदि अक्षर पर आघात पड़ने के कारण प्रायः वह सुरक्षित रहता है। जैसे घोड़ा, आप देखें कि जो आदि अक्षर यानी घो, ये आदि अक्षर जो होता है इस पे प्रायः जोर होता है अपभ्रंश में, इसलिए ये सुरक्षित रहता है, कोई परिवर्तन इसके उच्चारण में नहीं होता। लेकिन बाद के जो ध्वनियाँ हैं उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। जैसे घोड़ा का घोटक, घोट, घोड़, फिर घोड़ा बना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंतिम की जो ह्रस्व ध्वनियाँ हैं, छोटी मात्राएं हैं, छोटे शब्द हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं, वो सब धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और एक नया शब्द बन जाता है अपने आप ही, मुख शुद्धि और प्रचलन के कारण। ध्वनि विकास की कुछ प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे कमल है तो म की जगह व हो जाएगा, व के ऊपर अर्धचंद्र की बिंदी भी, कमल का कंवल हो जाएगा, कंवल। वचन का बअड़, यानी व के जगह पे ब हो जाता है, बअड़। ठीक, च गायब हो गया और न का अड़ हो गया। ठीक, इसमें आप देखेंगे कि ड, द, न, र, ये सारे शब्द जहाँ पे होंगे उनके जगह पे प्रायः ल हो जाता है अपभ्रंश में। ठीक, अब जैसे प्रचलन में है कृष्ण, कृष्ण को आप देखेंगे जो ये आधा श और अण होता है वो आधा न और ह में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी से बनता है कृष्ण का कान हो जाता है। कान्हा जो प्रचलित है लोक में, तो कृष्ण का कान हो गया। और क्षत्रिय का क्ष, आधा क और ख, या फिर आधा च और छ, इसीलिए पक्षी का पक्षी या पक्षी हो जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। स्म, स्म का म्ह हो जाता है, तो इसलिए इसका अस्मय का अम्ह हो जाता है और य के स्थान पर ज हो जाता है। तो युगल का जुगल, ये अपभ्रंश ही है। युगल, युगल माने जोड़ी, उसका उच्चारण लोक में जुगल हो जाता है, और चूंकि अपभ्रंश लोक की भाषा है इसलिए जुगल हो गया। क्षतिपूरक दीर्घीकरण, अर्थात किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजनों में से एक लुप्त हो जाता है,
और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो जो क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहलाता है। क्षतिपूरक माने कि कोई एक गायब होगा और उसकी पूर्ति के लिए कुछ नया आएगा। तो जैसे कर्म, कर्म में र का क्षति होगा, हटाया जाएगा ये, और उसका जो बाद का एक ध्वनि है म का आधा, है ना, कि ये उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। तो कर्म का कम, और कम से काम। तो ये आप देखेंगे कि ये संस्कृत का शब्द था, फिर ये पहुंचा प्राकृत में और अपभ्रंश में आके ये हो गया। दो स्वरों के बीच में आने वाले अल्प प्राण व्यंजन प्रायः लुप्त हो जाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन जो है वो प्रायः लुप्त हो जाते हैं, जैसे कोकिल का कोयल, तो जो बीच का की है वो अल्प प्राण है और वो हट करके कोयल हो जाता है, उसकी जगह पे केवल ई बचता है, क गायब हो जाता है। दो स्वरों के बीच में आने वाले महाप्राण स्पर्श व्यंजन ह में बदल जाते हैं। दो स्वरों के बीच में आने वाले महाप्राण स्पर्श व्यंजन ह में, तो मेघ का मेह हो जाता है। ठीक, तो घ जो है वो महाप्राण व्यंजन है और वो ह में बदल जाता है। तो आप ये अपभ्रंश भाषा की विशेषता देख रहे थे। अब हम इसके बाद अवहट्ट भाषा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, हम जल्द ही अवहट्ट भाषा की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।